नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमने कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं की क्लासेस लगभग कर ली, तो अब हम सभी लोग उसके मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। तो पहले इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमने जो पढ़ा था आप उससे अपने आप को जोड़ पाएँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट रिवीजन करते हैं, दो चार मिनट का समय लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था कि महलवाड़ी प्रथा को भारत में प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा? तो हॉट मैकेंजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह करीब अमूमन 30% भूभाग पर लागू थी। अगला हमारा प्रश्न था कि रैयतवाड़ी प्रणाली प्रचलित थी मद्रास में, महाराष्ट्र में, बरार में, असम में, पूर्वी पंजाब में, उपरोक्त सभी। तो इसके दोस्तों सभी विकल्प सही थे। भारत में खेती की 3 प्रणालियाँ जो एक प्रकार से खेती के स्वभाव पर प्रकाश डालती हैं। ये दोस्तों आपकी क्या है? ये सिस्टम है। बाकी अन्य खेती करने के तरीके हैं। जीवन निर्वाह के लिए कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, औद्योगिक या व्यापारिक फार्मिंग, और ये सभी क्या हैं आपके? ये सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, प्रणालियों के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने से हुई थी? तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम 1950। यह पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसको याद रखें। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान काश्तकारी सुधार के संबंध में अनेक कानून बनाए गए, जिसके कौन कौन से उद्देश्य थे? काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करना, लगान की सीमा निर्धारित करना, और काश्तकारों को भूमि का मालिक बनाने का अधिकार प्रदान किया जाना, ये सभी दोस्तों संबंधित थे। भारत में संयुक्त सहकारी खेती लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को पारित किया गया, तो वर्ष 1959 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसे अपनाया गया था। भारत में सीमांत कृषि भूमि में जोत का आकार कितना? तो मैंने बताया था कि सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है, लघु जोत का आकार 1 से 2 हेक्टेयर, अर्धमध्यम 2 से 4 हेक्टेयर और मध्यम का 4 से 10 हेक्टेयर। वहीं जो बृहद जोत है आपकी वह 10 हेक्टेयर से अधिक है। भारत में भू सुधार के क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं? बिचौलियों की समाप्ति, भू जोतों का एकत्रीकरण, सहकारी कृषि या किसानों का मकान ऋण। तो किसानों का मकान ऋण शामिल नहीं, बाकी आपके अन्य 3 शामिल हैं। 1991 में हुए कृषि आर्थिक संबंधी सुधार के प्रभाव पर संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृषि उत्पादों के आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि, और कृषि प्रौद्योगिकी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार, कृषि कीमतों एवं खाद्य सुरक्षा में सतत वृद्धि। तो इसके कौन से सही थे आप विकल्प? 2 और 3 सही थे, ऊपर वाला गलत था दोस्तों। सही विकल्प का आपको चुनाव करना था। इसमें कमी की जगह वृद्धि हुई थी, दोनों चीज़ों में वृद्धि में देखने को मिली थी। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। 1, 2 और 3 तीनों विकल्प इसके सही थे। आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है, इंडेंट से दोस्तों आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? तो इफको सम्मिलित नहीं है, नेफेड सम्मिलित है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सम्मिलित है और MMTC सम्मिलित है। नेफेड की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी, महात्मा गांधी जी की जयंती पर। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि नेफेड की स्थापना किसके जन्मदिन पर हुई थी? तो महात्मा गांधी जी के जन्म पर। और मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है नेफेड का? तो नई दिल्ली में स्थित है। वहीं इफको की स्थापना कब हुई? तो 3 नवंबर 1967 को हुई थी। ये देखिए 3 नवंबर 1967 को हुई थी इफको की स्थापना। भारत में जिन्सों अर्थात कमोडिटी के निर्यात की श्रेणी है। परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चित वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु। तो इसका सही जवाब क्या था दोस्तों? इसका सही जवाब था उपरोक्त सभी। भारतीय निर्यात की पारंपरिक वस्तु है खाले, जूट उत्पादन, चीनी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या था? जूट उत्पादन। तो इस जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी राज्य। शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है? तो निर्यात माइनस आयात के बराबर होता है शुद्ध निर्यात। WTO की व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2022 के अनुसार विश्व में कृषि व्यापार में भारत की कृषि निर्यात एवं आयात की हिस्सेदारी लगभग कितनी थी? तो निर्यात की हिस्सेदारी 2.4% थी, वहीं आयात की 1.7% थी। भारत का कृषि निर्यात 2022-23 में अमूमन 53.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति की घोषणा कब करी गई थी? तो अप्रैल 2000 में की गई थी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। आज हम सभी लोग इससे आगे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। आज का हमारा लेक्चर दोस्तों यहीं से आरंभ हो रहा है। निम्न कृषि उत्पादों में से भारत प्रायः किसका आयात करता है? दालें, चावल, गेहूं, गन्ना। तो यह किसका आयात करता है? अमूमन दोस्तों अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा तूर की दाल को लेकर के कुछ प्रमुख योजनाएं चलाई गई।
तो इसे क्या, इसीलिए यह खबर काफ़ी चर्चे में भी रही थी, इसलिए यह प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके आइए विकल्प कौन कौन से हैं, दालें, चावल, गेहूँ, गन्ना। तो इसका सही जवाब क्या है, विकल्प है, इसका सही जवाब हो जाएगा दालें दोस्तों हैं। दाल उत्पादन में अभी भी आत्मनिर्भर बनने की कगार पर तो है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आयात पर निर्भर है। अभी जो भारत है हमारा, आत्मनिर्भर बनने के बजाय ये आयात पर अधिक निर्भर है दालों के उत्पादन को लेकर के। भारत दोस्तों, वहीं गौर करने वाली बात यह है कि भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, आयातक और उपभोक्ता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एक ऐसा देश है जो सबसे बड़ा उत्पादक, आयातक और उपभोक्ता है। तो भारत ही स्वयं उत्पादन भी काफ़ी ठीक ठाक करता है, आयात भी करता है और उपभोक्ता भी है। और भारत दालों का सर्वाधिक आयात कहाँ से करता है? अगर बात की जाए कि दालों का सर्वाधिक आयात कहाँ से करता है, तो आयात अगर आपसे पूछा जाता है तो आमतौर पर कनाडा और म्यांमार से दालों का आयात ठीक ठाक लेवल पर करता है। यह आंकड़ा कितना करता है कनाडा से, कितना म्यांमार से करता है, इतना काफ़ी नहीं है आपके लिए, वो ज़रूरी नहीं। वो यूपीएससी का एग्ज़ाम या पीसीएस का जिन लोगों को एग्ज़ाम देना उनके लिए है। आप इतना बस याद रखें, क्योंकि इतने में आपका काम चल जाएगा। हालांकि प्रश्न इससे जुड़ा हुआ कोई और भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि काफ़ी खबर चर्चा में रही थी और बजट में भी इसका उल्लेख किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ऑपरेशन जो ग्रीन है वह किससे संबंधित है? मसूर, अरहर, उड़द, गन्ना, काफ़ी, चाय, टमाटर, प्याज, आलू, या फिर चावल, गेहूँ या मक्का। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? इसका सही जवाब आपका विकल्प बी है। ये जो ऑप्शन है ऊपर नीचे हो गए, टमाटर, प्याज, आलू, इससे संबंधित है ऑपरेशन ग्रीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2018-19 के बजट में इसकी शुरुआत की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब शुरुआत की गई थी? 2018-19 में। ना से याद रखिए, 2018-19 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कितने करीब बात की गई थी कितनी बजट की? तो 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर इसकी शुरुआत की गई थी। कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ? तो 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ। और इसका बेस किस पर आधारित था? तो ऑपरेशन फ्लड पर इसका बेस आधारित था। वहीं टमाटर, प्याज और आलू इसके विकास के लिए इसमें शामिल की गई थी, इन फसलों को इसमें शामिल किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न कृषि उत्पादों में से भारत द्वारा किसका सर्वाधिक निर्यात किया गया है? गैर बासमती चावल, चीनी, बासमती चावल या कस्टर्ड तेल। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इसका निर्यात किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैर बासमती चावल। विकल्प आपका ए सही जवाब हो जाएगा। विश्व में करीब 1000 से अधिक चावल की किस्में उत्पादित करी जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2022 के अंतर्गत भारत द्वारा सर्वाधिक मात्रा में गैर बासमती चावल का निर्यात किया गया था दोस्तों। यहाँ पर बात हो रही है निर्यात की, तो सर्वाधिक मात्रा में किसका निर्यात किया गया? गैर बासमती चावल का निर्यात किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा का गठन कब किया गया? अभी हाल ही में यह काफ़ी चर्चे में रहा, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप याद रखें इसको। और तो हाँ, इसका कब गठन किया गया? आपके विकल्प हैं 1980, 1986, 1985, 1989। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप वर्ष 1986, ये ऊपर नीचे है विकल्प। तो आप वो याद रखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी। भारत में कृषि उद्योगों को निर्यात से संबंधित एपीडा का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1986 में किया गया। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? ये सी सही हो जाएगा। इसका संबंध है किससे? तो उत्पादों के निर्यात वगैरह से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है कि WTO की विश्व व्यापार निर्यात सांख्यिकी समीक्षा 2023 के अनुसार भारत का वैश्विक व्यापार निर्यात में कौन सा स्थान रहा? भारत जो निर्यात करता है उसके वैश्विक स्तर पर रैंकिंग क्या है? 18वां स्थान, 16वां स्थान, 17वां स्थान या फिर 20वां स्थान? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? WTO के द्वारा जो विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा जारी की गई थी उसके अनुसार भारत का वैश्विक निर्यात में अमूमन 18वां स्थान है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 18वां स्थान हासिल करता है निर्यात की दृष्टि से। निर्यात की दृष्टि से इसकी रैंकिंग कितनी है? तो 18वीं है दोस्तों।
अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन अच्छा सब्सिडी को लेकर के काफ़ी भारत विवादों में भी रहता है। WTO वगैरह की जब बैठक होती है तो उसके द्वारा कहा जाता है कि भारत सरकार सब्सिडी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छेड़छाड़ करता है, किसानों को काफ़ी सब्सिडी की अधिक रकम मुहैया कराती है। तो उसी को लेकर के यह खबर काफ़ी चर्चे में रहती है। तो आइए बात करते हैं क्या है हमारा प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन द्वारा परिभाषित निम्न सब्सिडी पर विचार कीजिए। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी व्यापार में विकृत उत्पन्न नहीं करती या न्यूनतम विकृत उत्पन्न करती। WTO द्वारा इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों के व्यापारों में विसंगतियां उत्पन्न करती हैं। इसमें सरकार द्वारा प्रदत्त सभी छूटें शामिल होती हैं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली, सिंचाई आदि। अगला हमारा क्या कह रहा है, शर्तों के साथ अंबर बॉक्स सब्सिडी को ब्लू बॉक्स सब्सिडी के नाम से जाना जाता है। जो अंबर बॉक्स सब्सिडी है, अगर उसमें कुछ कंडीशंस को लागू कर दिया जाए तो उसे ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है। ये सब्सिडी कृषि उत्पादों के व्यापार में विकृत कमी लाने वाले शर्तों के साथ प्रदान करी जाती है। कह रहा है इसमें क्या सही है। तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ रहे होंगे। ये याद करने वाला है दोस्तों, इसको याद रखें। इसके विकल्प तो ऐसे सारे सही हैं, पर आप ये याद रखें कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है और अंबर बॉक्स सब्सिडी क्या है। ये सब चीज़ें सब्सिडी क्या है दोस्तों, इनको आप याद रखें। कभी कभी कीवर्ड के साथ भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है क्या। तो आमतौर पर तो इसे ऐसे पहचाना जाता है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा वो सभी सब्सिडियां जिसमें व्यापार को अपेक्षाकृत कम नुकसान होता है या व्यापार को कम विकृत करती हैं। इसे हम सभी लोग ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को अनुमत सब्सिडी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है आपकी, इसको अनुमत बॉक्स सब्सिडी के नाम से भी जाना जाता है, अनुमत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी प्रकार की फसल की समस्या हो गई, विफलता हो गई, उसके दौरान किसानों को थोड़ी बहुत आर्थिक मदद प्रदान कर दी जाती है। पर्यावरण की रक्षा के लिए किसानों को थोड़े बहुत प्रोत्साहन दिए जाते हैं। और वैसे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में शर्तों में अगर हम बात करें तो उसमें आमतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को इसमें शामिल, जो मूल्य समर्थन होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए इसमें। खैर अगला हमारा बिंदु क्या कह रहा है, अगला हमारा बिंदु कह रहा है अंबर बॉक्स सब्सिडी। इसको समझना जरूरी है क्योंकि इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। अंबर बॉक्स सब्सिडी को आमतौर पर ऐसे पहचाना जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाभ वगैरह पहुँचाए जाने के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित करते हैं। जैसे इसमें खाद, बीज, बिजली, सिंचाई, MSP जैसे इसमें इन चीज़ों को शामिल किया जाता है अंबर बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत। अच्छा, अब कुछ अंबर बॉक्स सब्सिडी में अगर कुछ शर्तों को लागू कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है। और ये सब्सिडी काफ़ी विवादों में रहती हैं, इसी वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझें। मैं वो फिर से बता देता हूँ, पढ़ लीजिए इसको। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का तात्पर्य क्या है, वह जो ग्रीन का तात्पर्य क्या है, हरा किस लिए, पर्यावरण की दृष्टिकोण से ठीक ठाक चीज़ें हों, व्यापार में विकृत उत्पन्न नहीं करती या न्यूनतम विकृत उत्पन्न करती हैं। न्यूनतम विकृत उत्पन्न करने का तात्पर्य यह है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रभावित नहीं होती, संतुलित रहती हैं। WTO द्वारा इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि आमतौर पर आप इसे प्रदान कर सकते हैं, कुछ खास इस पर प्रतिबंधों को नहीं आरोपित किया गया WTO द्वारा। वहीं अंबर बॉक्स सब्सिडी क्या है, अंबर बॉक्स सब्सिडी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यापार वगैरह होते हैं उसमें बाधाएं उत्पन्न करती हैं, कृषि उत्पादों के व्यापारों में विसंगतियां उत्पन्न करती हैं। इसमें सरकार द्वारा प्रदत्त सभी छूटें शामिल होती हैं, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गई, बिजली हो गई, सिंचाई हो गई, ये सभी अंबर बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। तो अब अगर अंबर बॉक्स सब्सिडी को कहने का तात्पर्य है ये विसंगतियाँ उत्पन्न करती हैं, किंतु अगर विशेष किसी परिस्थिति में अगर कुछ शर्तों के साथ, मान लीजिए 100 रुपये का लाभ आप प्रदान कर रहे हैं किसानों को, तो उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी गई, 100 रुपये का ना करके आप 50 का कर दीजिए। तो वही कहने का तात्पर्य है कि शर्तों के साथ अंबर बॉक्स सब्सिडी को ब्लू बॉक्स सब्सिडी के नाम से जाना जाता है, कुछ शर्तों को अप्लाई करके, ताकि जैसे व्यापार भी कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी गई। उसी के साथ अगर आप अगर सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं तो अंबर बॉक्स सब्सिडी को क्या कहा जाएगा, ब्लू बॉक्स सब्सिडी के नाम से जाना जाएगा। ये सब्सिडी कृषि उत्पादों के व्यापार में विकृत में कमी लाने शर्तों पर प्रदान की जाती है। और तो इस अब विकल्प डी आपका क्या है, उपरोक्त सभी आपके जो भी बिंदु दिए गए दोस्तों ये सारे सही हैं।
अगला हमारा प्रश्न है कि वैश्विक बाजार में किन किन नाम या ब्रांड के तहत भारतीय कपास को निर्यात करने की पहल की गई है? नाविक कॉटन, या फिर व्हाइट कॉटन, भारतीय कॉटन, या कस्तूरी कॉटन? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? विकल्प डी आपका सही जवाब है, कस्तूरी कॉटन। वर्ष 2020 के अंतर्गत जो द्वितीय विश्व कपड़ा दिवस हुआ था, उसी के अवसर पर जो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय है, इसके द्वारा क्या कहा गया था? भारतीय कपास के निर्यात हेतु कस्तूरी ब्रांड को लॉन्च किया गया था। अच्छा, ये जो ब्रांड है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2020 में इसको लॉन्च करा गया था कपास के निर्यात हेतु। यहाँ पर बात की जा रही है निर्यात की। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों के पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? कह रहा आयात की बात हो रही, मसाले, दलहन, ताजे फल, वनस्पति तेल। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? वनस्पति तेल इसका सही जवाब है। भारत अमूमन पिछले 5 वर्षों में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा किसका आयात किया है उसने, तो वनस्पति तेलों का आयात हुआ है। खाद्य तेल की खपत है, अगर प्रतिशत की बात करें तो अमूमन 70% आयात पर निर्भर है किस खाद्य तेलों के लिए। जो खाद्य तेल हैं इसका अमूमन 70% आयात पर निर्भर है। खाद्य तेलों के 70% आयात पर निर्भर है। पिछले 5 वर्षों में मूल्य के आधार पर दलहन का दूसरा सबसे अधिक आयात हुआ। वहीं दलहन का कौन सा स्थान है? दूसरा सबसे ज़्यादा दलहन का आयात हुआ है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937, या खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश अधिनियम 1973। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका विकल्प भी सही है। जो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, इसके माध्यम से इसको जो कृषि उत्पाद को बाजार में इसी राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, APMC के द्वारा। अच्छा, सीधे से कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ, या फिर कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम कब पारित हुआ, खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश कब पारित हुआ, ये सभी पूछे जाते हैं। तो इनको भी याद रखिए, खासकर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, ये और आपका ये ग्रेजिंग वगैरह वाले अधिनियम जो हैं एक्ट पूछे गए हैं कई बार। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 1955 में। और कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम कब पारित हुआ? तो वर्ष 1937 में। बाकी आपका जो प्रश्न है कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को, जो कृषि उत्पाद है उनकी जहाँ पर बिक्री वगैरह होती है, खरीद बिक्री, उससे संबंधित जो मार्केट है उसको किसके अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है? तो APMC के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को कब लागू किया गया था? आपके विकल्प हैं 2004-05 में, 2006-07 में, 2007-08 में, या फिर 2008-09 में। तो इसे 2007-08 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था, अमूमन 25,000 करोड़ रुपए के साथ। तो इसका विकल्प कौन सा सही है? विकल्प सी इसका सही जवाब है। 2007-08 में इसे लागू किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। किसके द्वारा? तो कृषि मंत्रालय के कृषि तथा सहकारिता विभाग के द्वारा। कृषि तथा सहकारिता विभाग।
तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई थी वर्ष 2007-8 में, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि तथा सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई गई थी। अगला आपका प्रश्न है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के संबंध में, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध कराती है, विकल्प ए पहला, और दूसरा क्या है, यह आवास सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तीसरा, इसमें 18 से 50 वर्ष के कृषि श्रमिक लाभार्थी हैं। तो आइए कूट क्या, 1 और 2 दोनों, 2 और 3, 1 और 3 या फिर सभी। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है, 1 और 3 इसका सही जवाब है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 18 से 50 वर्ष के कृषि श्रमिकों के लिए लाई गई थी। तो आपका कोड कौन सा सही हो गया, ये आपका सही हो गया। अगला बिंदु क्या है, इसमें 30 करोड़ रुपए, जो इसमें 30 करोड़ कृषि श्रमिकों को क्या किया गया था, लक्षित किया गया था। जो यह योजना लाई गई थी इसके लिए लाभार्थियों का अमूमन इसमें टारगेट कितना रखा गया था, 30 करोड़ कृषि श्रमिकों को इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया था। और 60 वर्ष आयु के पूर्व प्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटना में या फिर घायल हुए किसी व्यक्ति या आंशिक या स्थायी असमर्थता की स्थिति में अमूमन 20,000 से लेकर के 50,000 रुपये की सहायता राशि इसमें प्रदान करने का प्रावधान था। और जो 60 वर्ष की आयु के पश्चात की अगर हम बात करें तो उन्हें मासिक पेंशन प्रदान किए जाने की इसके अंतर्गत व्यवस्था थी। तो इसका सही जवाब क्या है, यह पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध कराती थी। और इसका तीसरा क्या है, इसे 18 से 50 वर्ष की आयु के कृषि श्रमिक लाभार्थी इसके हैं, यह किसी प्रकार के आवासीय सुविधाओं को मुहैया नहीं कराती। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई वर्ष 2014 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2016 में या फिर वर्ष 2018 में। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दोस्तों, अच्छा इसके कई चरण रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल योजना को संबंधित मैंने किसी जो आपकी कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं की उस पर हम लोगों ने बात किया है विस्तृत रूप से। तो वैसे तो इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, तो इसका विकल्प क्या है, सी सही जवाब है। किंतु अभी यह हाल ही में काफ़ी चर्चे में भी रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इसको याद रखें क्योंकि अभी खबर आई थी कि इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को करीब 9 साल पूरे हुए हैं। अच्छा, आप इसको सर्च करके पीआईबी की साइट पे भी देख सकते हैं। एक खबर चर्चा में आई थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 69,515.71 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी थी। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दोस्तों यह भी पूछ लिया जाता है कि इसके अंतर्गत इसका बजट कितना क्या रखा गया है। तो जो 2025 में इसका बजट कितना बताया गया, 69,515.71 करोड़ रुपए के साथ 2025-26 तक इसे जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई। ये भी कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन पूर्व की बात है जब ये खबर प्रकाशित हुई है। तो आप लोग चाहें तो उस पीआईबी की साइट पर भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली खबर क्या है। अच्छा, अगर इसके अंतर्गत हम बीमा किस्त की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई थी वर्ष 2016 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अंतर्गत जो बीमित राशि थी, जो बीमा किस्त प्रीमियम वगैरह निर्धारित किए गए थे, खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% थी। और जो वाणिज्यिक एवं बागवानी जो फसलें थे उनके लिए बीमा किस्त कितनी थी, तो 5% थी। जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बीमा किस्त कितनी थी, बीमा किस्त या फिर प्रीमियम जिसे कहते हैं, वह आपका जो आपकी जो खरीफ की सभी फसलें थी, खरीफ के अंतर्गत कितना था, 2%, रबी के अंतर्गत कितना था
रबी के अंतर्गत कितना है, तो 1.5%। और वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के संबंधित बागवानी फसलें जो हैं उनके लिए कितना है, बागवानी फसलों के लिए अमूमन 5% है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, वर्ष 2016 में हुई, जिसमें बीमा किस्त या प्रीमियम की राशि कितनी, खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, वहीं जो बागवानी या फिर वाणिज्यिक फसलें उनके लिए अमूमन 5% की जो प्रीमियम है उसको निर्धारित किया गया है। समय समय पर इसमें संशोधन होते रहते हैं इन आंकड़ों में, तो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे ये चीज़ें। अगला हमारा प्रश्न है कि पीएम कुसुम योजना के संदर्भ पर विचार करना है। जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है उस पर विचार करना है। पहला कथन क्या है कि इसका उद्देश्य सिंचाई के लिए किसानों को की मानसून पर निर्भरता को कम किया जाना। अगला बिंदु, इसका उद्देश्य किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता का समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब केवल विकल्प 2 है। इसका जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है इसका कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं कि सिंचाई के लिए किसानों की क्या होना, मानसून पर उसकी निर्भरता को कम कर दिया जाए, बल्कि इसका एक उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या है कि डीजल और केरोसिन पर उनकी निर्भरता को कम किया जाए, ना कि ये कि आप मानसून पर निर्भरता को कम किया जाए। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत इसकी 2018-19 के बजट में हुई थी। 2018-19 के बजट में इसकी शुरुआत हुई प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। तो इसके अंतर्गत किसानों को डीजल और केरोसिन पर उनकी निर्भरता को कम करके पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा, केवल 2, ना कि 1 और 2 दोनों। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वृहद सिंचाई योजना के तहत खेती योग्य कमांड क्षेत्र में 12,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। जो वृहद सिंचाई योजना है उसके अंतर्गत एरिया कितना होता है, कहने का मोटे तौर पर तात्पर्य यह है। मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत क्षेत्र कितना होता है, 2,000 से, ये 19,000 नहीं है, 10,000 हेक्टेयर है। ये 10,000 है। कह रहा है कि भारत में मध्यम सिंचाई योजना के तहत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र है, जबकि लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से कम है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है, जो विकल्प आपका 2 है ये सही है। देखो जो वृहद सिंचाई योजना है उसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक का एरिया होता है, पर यहाँ पर कितना बताया गया, 12,000 है। तो ये क्या हो जाएगा, विकल्प ए आपका गलत हो जाएगा। अब ये जिसमें जिसमें होगा वो तो विकल्प आप ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो केवल 1 दिया है, ये नहीं हो सकता, इसमें 1 दिया है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें 1 दिया है, ये भी नहीं हो सकता, बचा कौन, ये बचा, इसमें 1 नहीं दिया है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या चीज़ें सही हो गई इसमें, विकल्प 2 और विकल्प 3 ये दोनों सही हैं। अब इधर मैं नोट कर देता हूँ सिंचाई परियोजनाओं को। पहले लघु सिंचाई योजना की बात करते हैं। जो लघु सिंचाई योजना है वो कितनी है, 2,000 हेक्टेयर से कम, 2,000 हेक्टेयर से कम है। जो मध्यम सिंचाई योजना है, मध्यम सिंचाई योजना जो है 2,000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक है, 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक। और वृहद सिंचाई योजना, वृहद सिंचाई योजना की अगर हम बात करें तो यह 10,000 हेक्टेयर से अधिक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। तो खैर अगर हम जो सिंचाई योजनाएं दी गई तो उसकी अगर हम बात करें तो लघु सिंचाई योजना आपकी 2,000 हेक्टेयर से कम रहेगी, वहीं मध्यम सिंचाई योजना 2,000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के बीच, और वृहद सिंचाई योजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक का एरिया इसके अंतर्गत शामिल है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी। क्या प्रश्न कह रहा है कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है इसकी शुरुआत कब की गई। तो आपके विकल्प कौन कौन से हैं, 2015, 2016, 2014 या फिर 2019 में। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 फरवरी 2015 को हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 19 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई। 2015 को दोस्तों, 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई। कहाँ शुरुआत हुई? तो राजस्थान के, अगर पूछा जाए कहाँ शुरुआत हुई तो इसकी शुरुआत राजस्थान के सूरतगढ़ में हुई। राजस्थान के सूरतगढ़ में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई, तो 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत होता क्या? तो इस योजना के तहत किसानों को हर 2 साल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करा जाता था, जिससे मृदा की बेहतरी के बारे में जानकारी होती कि मृदा कैसी है कैसी नहीं है, उसके गुण क्या क्या हैं, या किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है या कैसे क्या भी है, उसके अंतर्गत शामिल होती थी चीज़ें। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय सतत कृषि योजना का, जो राष्ट्रीय कृषि सतत योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाया जाना। जो बंजर भूमि होती है उसको राष्ट्रीय कृषि सतत योजना के अंतर्गत खेती के योग्य बनाया जाना। किसानों को कृषि उपकरणों की खरीदने हेतु सस्ता लोन प्रदान करना। स्थान विशिष्ट एकीकृत मिश्रित कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर कृषि को अधिक उत्पाद, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु लचीला बनाना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है दोस्तों थर्ड। राष्ट्रीय कृषि सतत कृषि योजना मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? स्थान विशिष्ट एकीकृत मिश्रित कृषि प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाना, कृषि को अधिक उत्पाद, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु लचीला बनाना। विकल्प सी आपका सही जवाब है। इसका राष्ट्रीय सतत कृषि योजना की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? द्वितीय, चतुर्थ, छठी, तृतीय। तो वैसे तो हरित क्रांति को लेकर के काफ़ी सारे प्रश्न हम लोगों ने करे हुए हैं, फिर भी अगर आप प्रश्न यहाँ पर आए तो इसको समझते हैं। भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? द्वितीय, चतुर्थ, छठी, तृतीय। तो इसकी शुरुआत दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। हरित क्रांति से अगर हम कुछ अतिरिक्त बिंदुओं की बात करें, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्ष आम तौर पर कभी सीधे तौर पर दशक भी पूछे जाते हैं। तो दशक की अगर हम बात करें, कौन सा दशक रहा जिसमें हरित क्रांति अपने चरम पर गई? तो वर्ष 1960 के दशक में। इसमें होता क्या था? अधिक उपज देने वाली फसलों को, इसमें फसलों के बीजों को शामिल किया जाता था। इसकी शुरुआत कब से कब तक मानी जाती है? यह शुरुआत कब रही दोस्तों, कब हुई इसकी? तो वर्ष 1966 से 67 के दौरान। वर्ष 1966 से 67 के दौरान इसकी शुरुआत हुई। वही अगर हम बात करें भारत में किसकी देखरेख में? भारत में दोस्तों, तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक कहा जाता है। और विश्व के रूप में जो नॉर्मन बोरलॉग है, इनको जनक कहा जाता है। विश्व में किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी सब याद रखें ना रखें, पर इसको ज़रूर याद रखें। इन्हें कब 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार? तो वर्ष 1970 में दिया गया।
ठीक है। तो 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। वर्ष 1966 के दौरान भारत में एम एस स्वामीनाथन की देखरेख में, वहीं वैश्विक स्तर की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग की देखरेख में हुई थी। और इन दोनों लोगों भारत में एम एस स्वामीनाथन को जनक कहा जाता है, वहीं विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को जनक कहा जाता है। जबकि वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च ऊपर देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो उम्मीद है आप कर पाएंगे प्रश्न, इससे अगर जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आता है तो। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान बही योजना की शुरुआत कब की गई थी? आपके विकल्प कौन कौन से हैं? वर्ष 1990, वर्ष 1995, वर्ष 1992 और वर्ष 1993। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? किसान बही योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो किसान बही योजना की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। इसमें होता क्या? तो जिले में जो खातेदार, जो भी किसानों से संबंधित जुड़े आंकड़े हैं, वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। काफ़ी चर्चित प्रश्न रहा है अपने समय में, या काफ़ी पूछा गया है। एक बार पूछा गया था कि किस वर्ष उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना को लागू किया गया था। आपके विकल्प दिए गए थे वर्ष 1992, 95, 94, 93। तो इसका सही जवाब क्या है? वर्ष 1992 में किसान बही योजना को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों से संबंधित यह विवरण प्रदान करता है कि किसानों के पास कितनी ज़मीन है, खेती योग्य कितनी भूमि है, किस प्रकार की कैसे उनके पास भूमि पाई जाती है, और जो भी इससे संबंधित जो आंकड़े हैं, ये जो तहसीलदार और कानूनगो के हस्ताक्षर के उपरांत जारी किए जाते हैं। तो उम्मीद है आप चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपसे इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आएगा तो आप कर पाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई? 18 जून 2005, 18 जून 2001, 18 जून 2000, 18 जून 2003। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत दोस्तों 18 जून 2001 को हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 18 जून 2001। प्रत्येक पंचायत में किसान मित्र नियुक्त करने हेतु किसान मित्र योजना की शुरुआत 18 जून 2001 को की गई थी। कहाँ पर? तो पंचायत स्तर पर। प्रत्येक पंचायत स्तर पर शुरुआत की गई थी। कुछ योजनाएं हैं, हम सभी लोग जरा उनको समझ लेते हैं, काफ़ी पूछी जाती हैं। तो खैर, इसकी अगर हम बात करें, किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई? तो 18 जून 2001 को हुई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? इससे जुड़ा हुआ हम आगे एक प्रश्न भी करेंगे, पर मैं आज बता दे रहा हूँ आपको चलते चलते। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब चालू हुई? अभी यह बजट में चर्चा में भी आई है, तो इस लिहाज से यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी समय सीमा बढ़ाई गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब चालू हुई थी? तो वर्ष 1998 में चालू हुई। नाबार्ड, यह इसकी शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1982 को नाबार्ड की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री संपदा योजना, यह भी अभी चर्चा में आई है। प्रधानमंत्री संपदा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2017 को हुई। प्रधानमंत्री अन्न आयदाता संरक्षण अभियान कब शुरू हुआ? तो 2018 में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री अन्न आयदाता नहीं, अन्नदाता आय है, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसकी शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2018 में हुई।
ये आपको याद रखने। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1998 में हुई। नाबार्ड की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1982 में। प्रधानमंत्री संपदा योजना की शुरुआत कब हुई? वर्ष 2017 में। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान वर्ष 2018 में हुई। तो ये थे आज की हमारी क्लास। हमारे 50% कंप्लीट हो गए और 50% बचे हुए हैं, उनको भी 2-3 लेक्चरों में दो लेक्चरों में अमूमन कर लेंगे। तो फिर हम सभी लोग किसी नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।